हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 6 मानव अधिवास, उनके प्रकार एवं समस्याएं हैं, उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने मानव अधिवास के अंदर ग्रामीण अधिवास की प्रमुख समस्याएं पढ़ी, जिसमें हमने देखा आवागमन के साधनों का अभाव, शुद्ध पेयजल का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, रोजगार में कमी। ये से जो समस्याएं थी वो विश्व के ग्रामीण अधिवासों के अंदर देखने को मिली। फिर हमने विश्व नगरों का वर्गीकरण का आधार पढ़े, जिसके अंदर हमने 3 प्रमुख आधारों का बारे में जाना। जनसंख्या के आधार पर नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण, दूसरा व्यवसायिक गतिविधियों के आधार पर नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण, और तीसरा प्रशासन क्रियाओं के आधार पर नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण। और अन्य के अंदर हमने अवकाश नगर, पर्यटन नगर, शैक्षणिक नगर, छावनी नगर, इस तरह नगरों के बारे में अध्ययन किया। आज हम बच्चों इसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम विश्व के प्रमुख जनसंख्या के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है उनको बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल हमारा यही बनता है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जनसंख्या के आधार पर विश्व नगरों का यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो पहला जो वर्ग आता है वो आता है नगर। क्या कहता है? नगर। देखो बच्चों, यदि आपसे नगर की परिभाषा पूछ ले तो आप लिखना ऐसे क्षेत्र जिसमें 1 लाख से अधिक, ऐसे नगर या ऐसे क्षेत्र जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसको क्या कहते हैं? नगर। ऐसे क्षेत्र जिसमें 1 लाख जनसंख्या निवास करती है उसे क्या कहते हैं? नगर। दूसरी प्राथमिकता क्या देते हैं? ऐसे नगर या ऐसे क्षेत्रों में 50 से 75% से अधिक, 50 से 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक, कौन सी क्रिया बच्चों? गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नगर। तो याद रखना, नगर के लिए पहली प्राथमिकता 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता 50 से 75% लोग कौन सी क्रिया करनी चाहिए? गैर प्राथमिक क्रिया। आपको बच्चों मैंने गैर प्राथमिक क्रिया के बारे में पहले भी बता दिया है कि ये गैर प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। गैर प्राथमिक क्रिया के बारे में हम जब देखते हैं तो इसमें आते हैं द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया। अब दूसरा हम ले रहे हैं महानगर। दूसरा कौन सा है? महानगर। महानगर को दूसरे नाम में मेट्रो सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रो सिटी। तो यदि आपसे पूछ ले मेट्रो सिटी किसे कहते हैं तो वही परिभाषा, महानगर किसे कहते हैं तो भी वही परिभाषा। मेट्रो सिटी की परिभाषा देखते हैं, ऐसे नगर
जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखो बच्चों, मेट्रो सिटी या अपन का महानगर पूछ लेते हैं तो इसके अंदर अधिकांश जनसंख्या कितने लाख निवास करती है? 10 लाख जनसंख्या निवास करती है। दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के नगर औद्योगिक नगर होते हैं, व्यापारिक औद्योगिक व्यापारिक और प्रशासन, कौन से? प्रशासन। ऐसे इस प्रकार के नगर औद्योगिक व्यापारिक और प्रशासन के रूप में भी जाने जाते हैं। आई बात समझ में? जो महानगर या मेट्रो सिटी होते हैं उनको हम औद्योगिक नगर भी कहते हैं, व्यापारिक नगर भी कहते हैं, प्रशासन नगर भी कहते हैं कहीं, और शैक्षणिक नगर भी हम इसको शैक्षणिक नगर भी इसको हम कह सकते हैं। इस सभी रूपों के अंदर ये पहचाने जाते हैं। तो याद रखना, यदि आपसे पूछ ले औद्योगिक नगर क्या है, तो औद्योगिक नगर की आप परिभाषा क्या दोगे? ऐसे नगर जिनका निर्माण व विकास औद्योगिक गतिविधियों के कारण हुआ है। ऐसे नगर जिनका निर्माण व विकास औद्योगिक गतिविधियों के कारण हुआ है उनको क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर। ठीक है बच्चों, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो जमशेदपुर है, उसका विकास का कारण क्या है? औद्योगिक प्रवृत्ति। आपको पता है टिस्को जो 1907 के अंदर जमशेद जी टाटा ने इस नगर को बसाया था, और वहां पर कौन सा उद्योग बहुत ज्यादा सफल रहा है? टिस्को कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो पहले इस जमशेदपुर का जो नाम था वो क्या था? सांची, झारखंड के अंदर स्थित है, सांची नाम था, लेकिन बाद में जमशेद जी टाटा के नाम पर इनका नाम क्या बन गया? जमशेदपुर। आज इसकी जो पहचान है वो किस रूप में है? औद्योगिक गतिविधियों के रूप में। अगला व्यापारिक नगर की बात करें, ऐसे नगर जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण, ऐसे नगर जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण पहचाने जाते हैं उसे व्यापारिक नगर कहते हैं। ऐसे नगर जो व्यापारिक गतिविधियों के रूप में पहचाने जाते हैं उसको बच्चों क्या कहा गया? व्यापारिक नगर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उज्जैन जो अपने व्यापारिक गतिविधियों के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, नोएडा है तो उसके अंदर भी अपने व्यापारिक या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर ये पहचाने जाते हैं। तीसरा अपन का औद्योगिक हो गया, व्यापारिक हो गया, अब है प्रशासन नगर। तो प्रशासन नगर के बारे में देखते हैं। तो ऐसे नगर
ऐसे नगर जो देश की राजधानी के रूप में, ऐसे नगर जो देश की राजधानी के रूप में प्रशासनिक क्रियाओं के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसे नगर जो देश की राजधानी के रूप में प्रशासनिक क्रियाओं के कारण पहचाने जाते हैं, उसी को क्या कहा गया बच्चों? प्रशासन नगर। जैसे दिल्ली है, जयपुर है, इसके अलावा देश के जो प्रत्येक जो राज्य है उनकी जो राजधानियां हैं वो सब के सब इसी प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा हम अगला देखते हैं शैक्षणिक नगर या शिक्षा नगर। यदि हम शिक्षा नगर की बात करें तो ये जो नगर है इनकी जो पहचान है वो शिक्षा के रूप में हुई है। किसके रूप में हुई है? शिक्षा के रूप में। तो शैक्षणिक नगर के बारे में देखते हैं। नगर, ऐसे नगर जिनकी पहचान शिक्षा के रूप में हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक नगर या एजुकेशन नगर। तो इसके अंदर हम उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं जो शिक्षा के रूप में, जैसे नालंदा है, ये शिक्षा के रूप में पहचाने गए हैं। काशी भी है जो प्राचीन काल के अंदर शिक्षा के रूप में पहचानी गई है, और प्राचीन काल का जो तक्षशिला जो क्षेत्र है वो भी शिक्षा के रूप में पहचाने गए हैं। और अपन क्या देखते हैं, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे शिक्षा के रूप में पहचाने गए नगरों में से एक है। अब हम ले रहे हैं सनगर। अगला बिंदु कौन सा होगा बच्चों? सनगर। तो सनगर के अंदर तीसरा सनगर, ऐसे नगर जिसमें दो या दो से अधिक नगर आपस में मिलकर विशाल जनसमूह का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सनगर। उसे सनगर कहा जाता है। वापस सुन लेना बच्चों, जब दो या दो से अधिक नगर आपस में मिलकर एक विशाल जनसंख्या का जब निर्माण करते हैं, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? सनगर। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के शहर नगर, जैसे दिल्ली, नोएडा। अगला दिल्ली गुड़गांव। कौन सा है? दिल्ली गुड़गांव। ग्वालियर, लक्सर ए मुरार।
ये सब के सब जो बच्चों जो क्षेत्र है वो किस रूप में जाने जाते हैं? शहर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव, ग्वालियर लश्कर मुरार, ये सब किसके उदाहरण हुए? शहर के उदाहरण हुए। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। काफी बार बच्चों इस शहर से संबंधित सवाल पुटअप हुए हैं, जिसमें क्या लिखा गया है? शहर शब्द का नामकरण कब और किसने किया था? तो याद रखना बच्चों, जो शहर का नामकरण के बारे में पूछते हैं तो शहर का नामकरण 1915 में, कब? 1915 में पैट्रिक गिडीज नामक भूगोलवेत्ता ने किया। किसने किया था? पैट्रिक गिडीज नामक भूगोलवेत्ता ने इस नगर शब्द का नामकरण किया था। यदि पूछ ले विश्व के अंदर प्रमुख शहर नगर के उदाहरण कौन से हैं? ये तो सब भारत के पढ़े थे। अब हम विश्व के अंदर देखते हैं तो विश्व के अंदर जो प्रमुख जो शहर नगर उदाहरण है, पहला टोक्यो। ये कहाँ का क्षेत्र है? जापान का। टोक्यो जापान की राजधानी है। उसके बाद में हम देखते हैं अपन बीजिंग। ये भी जो क्षेत्र है वो इसी प्रकार का शहर के अंदर भी आता है। और इसके अलावा लंदन, कौन सा है? लंदन। उसके बाद शिकागो, कौन सा है? शिकागो। ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वो किसके उदाहरण हुए बच्चों? शहर के उदाहरण हुए। तो याद रखना, शहर की जो परिभाषा है वो दो या दो से अधिक नगरों से मिलकर बनता है। भारत के अंदर शहर के उदाहरण दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव, ग्वालियर लश्कर मुरार। शहर शब्द का नामकरण कब हुआ? 1915। किसने दिया? पैट्रिक गिडीज। और विश्व के प्रमुख उदाहरण टोक्यो, बीजिंग, लंदन और शिकागो है। अब हम देखेंगे बच्चों अंतिम इस जनसंख्या के आधार पर नगर का वर्गीकरण का जो भाग है वो है विश्व नगरी या मेगालोपोलिस आदि के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। यहाँ पर इसको हम वर्त नगर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्त नगर। तो आपको मालूम हो गया है बच्चों, जो जनसंख्या के आधार पर पहला नगर, दूसरा महानगर, तीसरा शहर, चौथा वर्त नगर। चौथा कौन सा होगा? वर्त नगर या मेगालोपोलिस। ठीक है। अब आपसे सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, मेगालोपोलिस के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है? तो ऐसे नगर जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऐसे नगर जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मेगालोपोलिस या वर्त नगर। दूसरा बिंदु, मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ विशाल नगर होता है। सुन लेना बच्चों, मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ क्या होता है? विशाल नगर। यदि आपसे पूछ ले
कि मेगालोपोलिस शब्द का नामकरण किसने किया, तो याद रखना मेगालोपोलिस शब्द का नामकरण 1957 में जीन गोटमैन ने किया। किसने किया था? मेगालोपोलिस शब्द का नामकरण 1957 में जीन गोटमैन ने इनका नामकरण किया था। क्या? मेगालोपोलिस। और फिर इसका अर्थ क्या बताया? विशाल नगर। और इसमें जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख। अब यदि हम वर्त नगर के उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर प्रमुख जो उदाहरण है वो बच्चों मुख्य रूप से लंदन, टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को, ये जो नगर हैं विश्व के प्रमुख वर्त या मेगालोपोलिस नगर के क्या है? उदाहरण है। यदि हम भारत में देखते हैं तो भारत के उदाहरण की बात करें तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये जो मुख्य जो नगर है वो भारत के अंदर मेगालोपोलिस या वर्त नगर के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 नगर, महानगर, सहनगर और विशाल या वर्त नगर या मेगालोपोलिस। अब हम देखते हैं विश्व के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो नगरीय अधिवासियों की, विश्व के अंदर पाई जाने वाली नगरीय अधिवासियों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं नगरीय अधिवासियों की समस्या। पहली है समस्या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। तो पहले हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है। पहले बिंदु हम क्या देखते हैं? नोट डालकर जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखें तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या घनत्व। अब देखिए कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व नगरों का बढ़ता आकार कैसे है। आपको मालूम है बच्चों, गांव के अंदर रोजगार के अवसर कम, रोजगार के अवसर कम, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा का उच्च स्तर का न होना, ठीक है बच्चों। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ये सारी चीजें गांव के अंदर क्या मिलती हैं बच्चों? बहुत कम पाई जाती है। तो इस कारण से गांव के लोग होते हैं वो गांव को छोड़कर कहां चले जाते हैं? शहरों के अंदर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? शहरों के अंदर। जब गांव के लोग जब शहरों के अंदर रोजगार के उच्च अवसर को देखकर, शिक्षा का उच्च स्तर को देखकर, उच्च प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को देखकर जब गांव के लोग शहर के अंदर चले जाते हैं तो शहर की जनसंख्या वृद्धि और उसके घनत्व में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। इसके अलावा शहर के लोगों की जो उच्च रहन सहन है उनसे भी वो लोग आकर्षित होते हैं
वो उस प्रकार के रहन सहन को प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं और शहरों की जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और घनत्व बढ़ जाता है। फिर अब आपको मालूम ही है, जब शहर में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, तो शहर की जो भूमि होती है उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है। और जब भूमि की कीमतें बढ़ जाने के कारण वो अच्छा सा घर नहीं खरीद पाते, जमीन नहीं खरीद पाते जिस पर वो अच्छे सा मकान बना सके। इस कारण से उन लोगों को बाद में नारकीय जीवन या फिर बहुत ही कष्टदायक जीवन जीना पड़ता है। उनको ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है जहाँ कूड़ा करकट पाया जाता है, कचरा पाया जाता है, सड़कों पर रहना पड़ता है या गंदगी में सोना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है। इस प्रकार के वातावरण में रहने लग जाते हैं। तो मालूम होता है कि नगरीय जो जनसंख्या है वो बढ़ने से विभिन्न प्रकार की और भी समस्या उत्पन्न होने लगी है। दूसरा, पदार्थों में मिलावट। शहर के अंदर जो लोग होते हैं, जो बचौलिया लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, वो खाद्य पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्वों की क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लाल मिर्ची के अंदर लाल पत्थर का पाउडर मिला देते हैं या फिर रंग मिला देते हैं। तेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो हल्के जो ऑयल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, उनको मिला देते हैं। दाल के अंदर और प्रकार के अन्य प्रकार की जो दालें होती है वो मिक्सर कर देते हैं, जिससे वहां के लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार की उनकी बीमारियां से ग्रस्त हो जाते हैं। जिसके कारण उन लोगों को बीमारियां से ग्रस्त हो जाने के कारण वो अपना जितना भी पैसा कमाते हैं वो उन बीमारियों के ऊपर क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और साथ में उनकी जो पारिवारिक जो स्थिति है वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाती है। फिर अगला बिंदु है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में कमी। देखो, आपको मालूम ही है, शहर में जनसंख्या जाने से शहरी जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण बच्चों वहां की जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ जाने से जो शहरों के अंदर जो हॉस्पिटल थे, क्या थे, हॉस्पिटल थे, उनकी संख्या में जो हॉस्पिटल थे उनकी संख्या में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उसकी संख्या क्या हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण उनको पूर्ण रूप से उपचार नहीं मिल पाता है। और साथ में प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां से ग्रस्त हो गए हैं। तो उनको अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए बड़े बड़े जो निजी हॉस्पिटल है उसके अंदर अपना इलाज कराना पड़ता है, जिससे उनकी बहुत ज्यादा संपत्ति या पैसे की क्या हो जाती है, बर्बादी हो जाती है। आपको मालूम है, जब शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ गई तो बड़े बड़े प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनकी शाखा बढ़ने लगी। और आजकल जो अधिकांश जो लोग हैं वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी फीस और रकम उनसे वसूली जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, शहरों के अंदर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण है प्रदूषण। कौन सा कारण है, प्रदूषण। और यदि वहां पर जो स्वास्थ्यवर्धन वातावरण मिलता है या स्वास्थ्य वातावरण मिलता है तो उनको इतनी ज्यादा बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ता, क्योंकि शहरों के अंदर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को क्या हो जाती है, बीमारियां, जैसे जल जनित बीमारियां, वायु जनित बीमारियां, ध्वनि जनित बीमारियां, जिससे उनको स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है, बुरा प्रभाव। प्रदूषण की यदि परिभाषा देखें तो बच्चों सीधी सी परिभाषा है, पर्यावरण के अंदर, कब,
पर्यावरण के अंदर जब अवांछीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है, पर्यावरण के अंदर जब अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अगला जो बिंदु है उपभोक्ता वस्तु का उच्च मूल्य। उपभोक्ता वस्तु का उच्च मूल्य आपको मालूम ही है। पहले तो उपभोक्ता किसे कहते हैं ये मालूम होना जरूरी है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता का मतलब है जो वस्तु को खरीदता है, जो वस्तु का उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की परिभाषा लिखते हैं। उपभोक्ता जो वस्तु को खरीद कर उपभोग करता है उसे क्या कहता है? उपभोक्ता। अब इसमें आया सब उपभोक्ता वस्तु का उच्च मूल्य। आपको पता ही है उपभोक्ता द्वारा दैनिक उपयोग में ली जाने वाली जो चीजें हैं जैसे दूध, दही, सब्जी, जो हरी सब्जी, ठीक है, घी, ये सब चीजें हैं वो शहरों के अंदर तो उपलब्ध नहीं हो सकती, शहरों के अंदर से उपलब्ध नहीं होती, बल्कि ये जो आते हैं कहां से आते हैं? पास में ग्रामीण क्षेत्र से। कहां से आते हैं? पास के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जब पास के ग्रामीण क्षेत्र से ये दूध, दही, घी, सब्जी आती है तो उसमें बचौल या परिवहन मूल्य को लागत मूल्य के साथ जोड़ देते हैं। परिवहन मूल्य को किसके साथ जोड़ देते हैं? लागत मूल्य के साथ जोड़ देते हैं। और साथ में अपना क्या जोड़ते हैं? मुनाफा। क्या जोड़ते हैं? मुनाफा। तो याद रखना, जब दूध, दही, सब्जी, घी जब पास के ग्रामीण क्षेत्रों से जब बचौलिया या दुकानदार लाता है तो उस समय उस वस्तु की लागत मूल्य के साथ परिवहन मूल्य और अपना मुनाफा जोड़ देते हैं, जिसके कारण इन वस्तु की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती। कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण शहर के लोगों को इन वस्तु को खरीदने के लिए अधिक दाम देना पड़ता है। यदि गांव के अंदर जब लोग होते हैं तो उस समय दूध, दही, सब्जी, घी को हम खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ लागत मूल्य देना पड़ता है, इस लागत मूल्य ही देना पड़ता है। जबकि जो बचौलिया का जो परिवहन मूल्य और मुनाफा है वो नहीं देने से वस्तु क्या मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती मिलती है और शहरों के अंदर कीमतों में वृद्धि हो जाने से ये महंगी मिलती है। तो वापस सुन लेना कि उपभोक्ता वस्तुएं दूध, दही, घी हम कहां से लाते हैं? शहरों के अंदर पास के ग्रामीण क्षेत्रों से लाते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों से लाते हैं तो उन वस्तु की लागत मूल्य के साथ परिवहन मूल्य और मुनाफा दोनों जोड़ देने से उस वस्तु की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण शहर के लोगों को इन वस्तु को खरीदने में क्या देना पड़ता है? अधिक दाम देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले बिंदु की बात करें, अपराधों का बढ़ता स्तर। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि अपराधों का बढ़ता स्तर कैसे है। अभी आपको मालूम ही है कि लोग जब शहरों में जाते हैं तो उस शहर में जाने का मुख्य कारण क्या है? पहले ये देख, तो कारण क्या है? तो कारण का सबसे पहला कारण है रोजगार के उच्च अवसर, पहला कारण। दूसरा, वहां का उच्च रहन सहन, ज्यादातर ये चीज है वो लोगों को आकर्षित करती है। और इसके अलावा और जो अन्य में हम देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा का उच्च स्तर है, और इसके अलावा परिवहन से क्षेत्र का उच्च विकास है,
इसके अलावा शिक्षा का उच्च विकास है, या शहरों की जो चांदनी है वो लोगों को उनको अपनी ओर आकर्षित करती, ये सारे कारण हैं। लेकिन ये दो मुख्य कारण सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं किसके लिए? अपराधों का बढ़ता स्तर में। तो लोग जब गांव के अंदर रोजगार नहीं होता है और गांव के अंदर उन लोगों का रहन सहन बहुत कम होता है, तो वो शहर के लोगों को देखता है, उनके रहन सहन को देखता है, तो उनसे वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और जब प्रभावित होता है तो उच्च रोजगार प्राप्त करने के, उच्च रहन सहन प्राप्त करने के लिए जो गांव के जो लोग हैं वो कहां चले जाते हैं? शहरों में। कहां चले जाते हैं? शहरों में। जब वो शहरों में जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं और उनको क्या नहीं मिल पाता है? रोजगार नहीं मिल पाता है। तो रोजगार ना मिल पाने के कारण वो जब वापस गांव लौटना चाहते हैं तो भी लौट नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गांव के अंदर पहले भी रोजगार नहीं है, उसके वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो गांव के अंदर से जब शहर के अंदर जाते हैं रोजगार की तलाश के लिए, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो धंधा या रोजगार प्राप्त करने के लिए अपराधों का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? अपराधों का सहारा लेते हैं। तो अपराधों का सहारा लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये क्या करना शुरू कर देते हैं? चोरी, डकैती, लूटपाट, किडनैप, ये सारी जो क्रियाएं वो करने लग जाते हैं। और साथ में कुछ लोग होते हैं इन क्रियाओं के अलावा नशा भी करने लग जाते हैं, जिसके कारण उसका जो स्तर है जो अपराधों का है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वापस सुन लेना, जब गांव के लोग होते हैं वो शहरों के अंदर उच्च रोजगार और उच्च रहन के अवसर को देखकर वो प्रभावित होते हैं और गांव के लोग शहरों में चले जाते हैं। और जब शहरों के अंदर जाते हैं तो उनको उच्च रहन सहन और रोजगार की प्राप्ति नहीं होने के कारण वो किस तरफ अग्रसर हो जाते हैं? अपराधों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और फिर वहां पर वे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं और किडनैप करते हैं, जिससे उनके जीवन पर और देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार समस्या पाई जाती है उसी प्रकार नगरीय जो अधिवास है उनके अंदर भी बहुत सारी जो प्रमुख समस्याएं थी, जो 5 प्रमुख समस्याएं थी, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम कच्ची जो नगरीय बस्तियां हैं उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है अधिवास से संबंधित उसका भी हम विश्लेषण के साथ नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।